सोचिए, सोशल मीडिया पे एक बैन लगता है और उस एक फैसले से पूरा देश आग में झुलस जाता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी देखने वाले हैं जो नेपाल से आ रही है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक डिजिटल फैसला एक पूरे देश को हिलाकर रख सकता है। 19 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 19 लोगों की कहानी है जिनकी जान हाल ही में हुई झड़पों में चली गई। लेकिन सवाल ये है कि एक सोशल मीडिया बैन को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना हिंसक कैसे हो गया कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। उन 19 मौतों के पीछे एक देशव्यापी उथल-पुथल की कहानी है। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि ये सब शुरू क्यों हुआ, ये देखना जरूरी है कि इसका अंजाम कितना भयानक था। सरकार का एक फैसला कैसे कंट्रोल से बाहर हो गया और पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। जरा एक बार इस मंजर को सोचकर देखें। देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। गुस्से से भरी भीड़ ने लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद पर धावा बोल दिया। सरकारी दफ्तरों से आग की लपटें उठ रही थी। यहाँ तक कि काठमांडू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बंद था। मतलब देश का संपर्क दुनिया से ही कट गया। और हालात इतने खराब कि सड़कों पर सेना को उतारना पड़ा। नेपाल एक तरह से पूरी तरह थम गया था। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही की जड़ क्या थी? और शायद यकीन न हो, लेकिन ये सब एक डिजिटल चिंगारी से शुरू हुआ। सरकार का एक फैसला जिसने सोशल मीडिया को निशाना बनाया। कागज पर वजह बड़ी सीधी सादी बताई गई। कहा गया कि ये प्लेटफॉर्म्स स्थानीय रजिस्ट्रेशन के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और बस इसी एक आधिकारिक वजह के आधार पर एक झटके में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया। और ये कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म नहीं थे। लिस्ट में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, मतलब वो सारी डिजिटल जगह शामिल थी जहां लोग, खासकर युवा, अपनी आवाज उठाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं और यहां तक कि कारोबार भी करते हैं। तो ये सिर्फ मनोरंजन बंद करना नहीं था, ये उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा छीन लेने जैसा था। देखिए, जब लोगों की डिजिटल आवाज छीनी जाती है तो वे असली दुनिया में सड़कों पर उतर आते हैं। सरकार के इस फैसले पर रिएक्शन इतना तेज और जबरदस्त था कि कुछ ही दिनों के अंदर सरकार को घुटनों पर आना पड़ा। घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। पहले दिन बैन लगा, महज 24 घंटे के अंदर देश की युवा पीढ़ी जेन ज़ी सड़कों पर थी। और सिर्फ 2 दिन बाद चौथे दिन तक हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों पर असली गोलियां चलानी पड़ी। इसी हिंसा के दबाव में आकर 9 सितंबर को सरकार ने आखिरकार हार मान ली और बैन वापस ले लिया। और उन गोलियों और झड़पों का नतीजा 100 से ज्यादा घायल लोग। मौतों के साथ साथ घायलों की ये संख्या दिखाती है कि इस डिजिटल विद्रोह की इंसानी कीमत कितनी भारी थी। लेकिन यहाँ इस कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सोशल मीडिया के लिए थी, तो हम असल मुद्दे से चूक रहे हैं। ये बैन तो बस एक चिंगारी थी, असली बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। और ये बात सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है। जैसा कि इस बयान से साफ है, ये लड़ाई सेंसरशिप या बोलने की आज़ादी से कहीं आगे निकल चुकी थी। ये उन गहरी समस्याओं का उबाल था जो सालों से समाज के अंदर पक रही थीं। तो असली मुद्दे ये थे: सरकार में फैला भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से उपजी हताशा और खासकर युवाओं के लिए अच्छे आर्थिक मौकों की भारी कमी। इन सभी शिकायतों ने मिलकर एक बारूद का ढेर तैयार कर दिया था और सोशल मीडिया पर लगे बैन ने तो बस उस ढेर में आग लगाने का काम किया। तो ठीक है, बैन हट गया और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, मतलब सब ठीक हो गया है ना? बिल्कुल नहीं। असल में ये संकट अब एक नए और शायद ज्यादा अनिश्चित दौर में प्रवेश कर चुका है। सरकार के झुकने के बावजूद प्रदर्शन अभी भी जारी हैं। सरकार ने मुआवजे और जांच का वादा तो किया है, लेकिन अशांति की जड़ यानी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसी समस्याएं वो तो जस की तस बनी हुई हैं और इससे नेपाल की राजनीतिक स्थिरता पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। तो आखिर में सबसे अहम सवाल यही बचता है, जब समस्या की सिर्फ ऊपरी परत को ठीक किया गया है लेकिन असली बीमारी अभी भी मौजूद है, तो नेपाल का भविष्य किस दिशा में जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त के लिए गहरे मायने रखता है।